और आपका आज वीडियो में। आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है सीरिया की खुदाई में किस देवी की मूर्ति मिली, कहानी बेबीलोन से मुस्लिम मुल्क बनने तक की। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो से चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Brought to you by ITIL and Higher. बेदिल हैदरी साहब लिखते हैं, भूख चेहरों पर लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फजाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे। बारूद की बू सीरिया की हवाओं में भी है, आज से नहीं बरसों से। इन्हीं हवाओं में सांस लेती एक बच्ची की तस्वीर एक दशक पहले आई थी। आंखों में खौफ, होठों से मायूसी टपक रही थी, हाथ आत्मसमर्पण बयान कर रहे थे, मानो ये सब साझा तौर पर कह रहे हों, गोली मत चलाना, मुझे मारना मत। बच्ची की ये तस्वीर ली थी तुर्की के फोटोग्राफर उमान सोगिरली ने। बच्ची की उम्र 4 साल, नाम हदिया। वो सीरिया के अतमेह शरणार्थी शिविर में रह रही थी। एक रोज हदिया अपनी माँ के साथ तुर्की सीमा के पास सफर कर रही थी। तभी फोटोग्राफर ओमान की नज़र बच्ची पर पड़ी और उन्होंने ये तस्वीर ली, तस्वीर जिसने दुनिया भर के लोगों के दिल तोड़ दिए। ओमान इस बारे में कहते हैं, मैं एक टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल कर रहा था और बच्ची को लगा कि ये कोई बंदूक है। तस्वीर में हदिया कुछ ऐसे हाव भाव में आ गई मानो उसे बंदूक के बैरल से देखा जा रहा हो। ये तस्वीर बयां करती है एक देश की नई पीढ़ी में बच्चों में बसे खौफ को, भय जो 4 साल के मासूमों के जहन में भी घर कर गया है। पर एक देश यहाँ तक पहुँचा कैसे? अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, इस पर बात करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी सीरिया की। कांस्य युग के समय मेसोपोटामिया में कमाल की चीजें हो रही थीं, खासकर इसके दक्षिणी हिस्से में, जिसे आमतौर पर बेबीलोन कहा जाता है। ईसा से कुछ 2400 साल पहले यहीं धन दौलत से भरपूर सुमेरियन सभ्यता फली फूली। यहीं आज के इराक के उर में राजसी मकबरों की खुदाई की गई, जिसमें एक तरफ तो सोने का खंजर, बर्तन, नगीने, सोने के सिर वाला बैल जैसी तमाम चीजें मिली, वहीं दूसरी तरफ मिले हेलमेट, हथियार और युद्ध का सामान, जिसमें यहाँ की प्राचीन सभ्यता की झलक साफ दिखी। हालांकि वो बात अलग है कि आज ये सब कुछ ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है, उसकी वजह से आप वाकिफ ही हैं। खैर, इससे इतर इस इलाके में मौजूद प्राचीन सीरिया की कहानी थोड़ी अलग मानी जाती थी। सुमेरियंस लेख, प्राचीन अमोरिटेस लोगों को पहाड़ों के गंवार कहते थे, जो अनाज नहीं जानते थे, जिनके घर नहीं होते थे, जिन्हें दफनाया नहीं जाता था और जो कच्चा मांस खाते थे। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं अमोरिटेस लोगों ने सीरिया और मेसोपोटामिया में सभ्य शहरी राज्यों को बसाया, जिसमें बेबीलोन का पहला साम्राज्य भी शामिल था। ट्रेवर ब्रेयस अपनी किताब एफिशिएंट सीरिया अ 3000 ईयर हिस्ट्री में लिखते हैं, 1960 के दशक तक आमतौर पर प्राचीन सीरिया को कम पढ़े लिखे छोटे कबीलों के समूह से ज़्यादा नहीं माना जाता था, जो कि तत्कालिक मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामने नहीं टिकती थी। पर सीरिया इससे ज़्यादा था और वाकई में तमाम टीलों के नीचे इसके सबूत दबे थे। बहुत समय तक मिडिल ईस्ट में प्राचीन सभ्यता के सबूत खोजे जाते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ध्यान मिस्र वगैरह पर दिया जा रहा था। लेकिन इटली के पुरातत्वविद पाउलो मैथियनी ने अलग राह पकड़ी। इनको यकीन था कि सीरिया को पूरी तरह से नकारा नहीं जाना चाहिए और इन्होंने यहाँ के तेल मार्दिक का चयन अपनी खोज के लिए किया। खुदाई चालू हुई, सभ्यता के कुछ सबूत मिलते रहे, पर बड़ी खोज 4 सालों के बाद हुई। साल 1968 में एक बुत मिला। पता चला कि ये बुत देवी ईस्टर का था, जो प्राचीन एबला के राजा इबित लिम ने बनवाया था। प्राचीन शहर एबला के सुराग कई लेखों में मिलते रहे थे, पर इस बात पर शक था कि क्या तेल मार्दिक ही प्राचीन एबला था। साल 1974 में एक विशालकाय महल की खोज हुई और जमीन के नीचे से प्राचीन सीरिया की एक परत खुली और पता चला कि सीरिया में सभ्यता कितनी प्राचीन थी। वक्त बीतने के साथ कई साम्राज्य बदले, कई कबीले बसे और फिर दौर आया रोमन साम्राज्य का। ईसा से कुछ 64 साल पहले सीरिया रोमन जनरल पोम्पेई के हाथ आया। ये वही पोम्पेई है जो एक वक्त में सम्राट जूलियस सीजर के साथ था और एक वक्त पर विरोध में।
बहरहाल इस दौर में इस इलाके में सांस्कृतिक और आर्थिक तरक्की देखी गई और एंटियोच जैसे शहर रोमन शासन में बड़े केंद्र के तौर पर उभरे। खैर, ये तो हो गई प्राचीन सीरिया की कहानी, एक फलती फूलती सभ्यता। पर यह सभ्यता युद्ध के मुंह में कैसे चली गई, इसकी कहानी ऑटोमन साम्राज्य से शुरू होती है। 1517 से 1918 के बीच अगले 400 सालों तक सीरिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, जो कि सीमाई सूबों की तरह शासित था। लेकिन ऑटोमन्स ने सीधा शासन रखने की बजाय स्थानीय लोगों के हाथ में कुछ अधिकार दिए। कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स और कबीलाई मुखियाओं के हाथों में शासन की बागडोर दी गई। वहीं फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कुछ शोषण भी किए गए। किसी को गाजर दी तो किसी को छड़ी। वहीं एक वक्त के बाद यूरोपीय शक्तियों ने भी इलाके में दस्तक दी। चूंकि ये इलाका व्यापार की नज़र से ज़रूरी था और यूरोप और एशिया के बीच एक कड़ी सा था, इसलिए कई यूरोपीय देश यहाँ दांव खेलने में रुचि रखते थे। ऐसे में फ्रांस और ब्रिटेन भी दो प्लेयर बने। फ्रांस ने मोरोनाइट ईसाइयों का समर्थन किया तो वहीं ब्रिटेन ने स्थानीय डूज समुदाय पर दांव खेला, ताकि व्यापार के ज़रूरी रास्तों पर कंट्रोल किया जा सके। जान लीजिए कि उन दिनों ऑटोमन साम्राज्य दक्षिणी यूरोप तक फैला था। कई साल तक स्थायी शासन रहा, पर यहाँ के सुल्तान ने भी कई तरह की क्रांतियां देखी। उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम भी उठाए। 1875 में हुई बोस्निया की क्रांति को क्रूरता से दबाया गया। दूसरी तरफ दुनिया भर में क्रांतियों का दौर था। 1905 में रूस, 1906 में ईरान, 1911 में चीन और 1910 में मैक्सिको ने क्रांतियां देखी। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भर में राजशाही के खिलाफ क्रांतियां फूट रही थीं। लोगों में असंतोष था। ऐसे माहौल में साल 1914 में पहला विश्व युद्ध भी दस्तक देता है, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के पाले में रहा। युद्ध चला, ब्रिटिश ने तख्तापलट की साजिश रची, अरब्स को अपनी तरफ मिलाया और साल 1918 में आमिर फैजल की अगुवाई में अरब सेना ने ब्रिटिश टुकड़ी के साथ मिलकर डेमस्कस पर कब्जा कर लिया और 400 साल के ऑटोमन शासन का अंत हुआ। फिर वर्सलिस का शांति समझौता होता है। फैजल अरब के स्वाधिकार का समर्थन करते हैं और साल 1920 में नेशनल कांग्रेस उन्हें सीरिया का राजा बना देती है। लेकिन फिर इसी साल सैन रेमो की कॉन्फ्रेंस होती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के प्रधानमंत्री इकट्ठा होते हैं। मकसद था ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का भविष्य तय करना और नतीजतन सीरिया और लेबनान फ्रेंच कब्जे में दे दिए जाते हैं। इसके पीछे था साल 1916 का एक खुफिया समझौता, साइक्स पिकॉट समझौता, जिसने मिडिल ईस्ट की नई तकदीर लिखने की शुरुआत की। कहें तो नक्शे में बस एक लकीर भर थी। लकीर के ऊपर का ए इलाका फ्रांसीसियों को मिला और लकीर के नीचे का बी इलाका अंग्रेजों को। साल 1916 में गुमनामी में इस समझौते पर दस्तखत किए गए और नक्शे से इतर जमीन पर बसे लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। बकौल इनसाइड स्टोरी, साइक्स पिकॉट समझौता दिखावटी तौर पर स्वतंत्र अरब राज्य की बात करता था, पर इसके दूसरे क्लॉज में साफ था कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल का अधिकार था और वो अपनी मर्जी के मुताबिक अरब स्टेट या अरब राज्यों की कन्फेडरेशन पर प्रशासन की व्यवस्था कर सकते थे। साल 1917 में रूस की क्रांति के बाद बोल्शेविक्स ने कई खुफिया समझौतों को जारी किया। इनमें से एक साइक्स पिकॉट समझौता भी था, जिसके रिलीज के बाद दुनिया भर में गर्माहट बढ़ी, क्योंकि अरब स्वाधिकार की असलियत साफ हो रही थी। लेकिन औपनिवेशिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ और विश्व युद्ध के बाद के समझौतों में ऑटोमन साम्राज्य को अपने अरब जमीन देने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्य का बंदरबाट करने में लग गए और अरब्स को अपनी तकदीर तय करने का मौका नहीं दिया गया। खैर, समझौते वाले साइक्स का इस इलाके की राजनीति में एक और रोल रहा। इन्होंने यहूदी नेता चैम विजमैन और अंग्रेजों के बीच कई मीटिंग्स भी करवाई, जो बाद में इजराइल के पहले राष्ट्रपति बने। बहरहाल साल 1920 में सीरिया में फ्रांस का कब्जा हो गया और राजा फैजल को विदेश भागना पड़ा। कुछ साल फ्रांस का कब्जा रहा, लेकिन फिर राष्ट्रवाद पनपा। लोग बागी हुए और औपनिवेशिक फ्रेंच शासन के खिलाफ सिर उठाया। मामला बड़ा हुआ और फ्रांसीसी सेना को डेमस्कस पर बमबारी तक करनी पड़ी। क्रांति को क्रूरता से दबा दिया गया। साल बीते, देश में संविधान बनाने की बात चली। साल 1928 में एक संविधान सभा का गठन भी हुआ, लेकिन फ्रेंच हाई कमीशन ने इसे नकार दिया। कई प्रदर्शन हुए, सिलसिला चला और साल 1936 में फ्रांस की सीरिया की आज़ादी की तरफ कदम उठाने को राजी हुआ। फिर आया साल 1943। राष्ट्रवादी नेता शुक्री अल कुवतली पहले राष्ट्रपति बने और 3 साल बाद देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और फिर बनती है एक पार्टी।
साल 1947 मिचेल अफलाक और सलाह अल दिन अल बितार अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी बनाते हैं, जिसका मकसद था एक अरब सोशलिस्ट राज्य बनाना। इसकी कई शाखाएं मिडिल ईस्ट देशों में रहीं। यही साल 1963 से सीरिया में रूलिंग पार्टी रही। दरअसल इसी साल मार्च के महीने में बाथिस्ट सेना ने पावर अपने हाथ में ले ली। फिर 3 साल बाद फरवरी के एक महीने में एक और तख्ता पलट होता है। सलाह जाहिद बाथ नेतृत्व के खिलाफ एक आंतरिक बगावत करते हैं, जिसके बाद हफीज अल असद रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। इसके 1 साल बाद ही 6 दिन का युद्ध होता है, 6 डे वॉर, जिसमें इजरायली सेना सीरिया की एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और गोलन हाइट्स नाम का इलाका कब्जे में ले लेती है। इसके 3 साल बाद हाफिज अल असद राष्ट्रपति नूर अल दिन अल अताशी को गद्दी से हटा देते हैं। कुछ साल बाद 1973 में राष्ट्रपति असद एक नियम लेकर आते हैं। संवैधानिक तौर पर जरूरी कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति मुस्लिम ही होना चाहिए। इसके खिलाफ भी देश में दंगे भड़कते हैं, लेकिन सेना इसे दबा देती है। असद के ही राज में आज के सीरिया के पॉलिटिकल सिस्टम की जमीन तैयार होती है। आवाज़ों को दबाने से लेकर इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने तक का काम बखूबी किया जाता है। इसी साल अपना खोया इलाका पाने के लिए सीरिया मिस्र के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग में जाता है, लेकिन ये खोए इलाके को वापस नहीं पा सका। फिर साल आता है 1980 का। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय होता है। कई अपराइजिंग होती हैं। ऐसी ही एक अपराइजिंग साल 1982 में हामा शहर में होती है, जिसे दबाने के लिए सेना हज़ारों नागरिकों की जान लेती है। इसी साल इजराइल लेबनान में घुसता है और पहले से मौजूद सीरियाई सेना पर हमला करता है। कई इलाकों से सीरियाई सेना को वापस जाना पड़ता है। फिर लेबनान और इजराइल संघर्ष का अंत करते हैं। ऐसे ही तमाम संघर्ष इस दौरान चलते हैं। उसके लिए आप हमारा मिडिल ईस्ट बनने की कहानी वाला वीडियो देख सकते हैं। खैर, फिर साल 2000 में राष्ट्रपति असद की मौत हो जाती है और इसके बाद बेटे बशर गद्दी पर बैठते हैं। फिर दौर आता है अरब स्प्रिंग का। मिडिल ईस्ट के कई राज्यों में विरोध फूटता है। मिस्र, यमन और लीबिया के साथ सीरिया में भी इसकी छाया दिखती है और देश गृह युद्ध जैसे हालातों में घिर जाता है। आगे अमेरिका के साथ कई वैश्विक शक्तियां इस इलाके में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। वो मामला इतना हौच पौच वाला है कि अपने आप में एक एपिसोड डिजर्व करता है, क्योंकि इसमें अमेरिका, रूस, इजराइल और तमाम हाथ शामिल हैं। वो कहानी कभी और। आज की तारीख में आपके लिए इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। कुछ दिन पहले जो है हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है वो सीरिया के हालात के बारे में जो है वो जिक्र किया गया था। और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो सीरिया की जो आपको शेप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो है अब सीरिया के अलग अलग हिस्सों को जो है कब्जाने में लगे हैं और वहाँ पे जो वहाँ के रेबल्स ग्रुप हैं वो भी जो है एक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करने में लगे हैं कि वो भी किसी तरह जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पर बना लें। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो भाई अरब स्प्रिंग की बात की जाए तो आपको जो है 2010-2011 में जो है ये चीज़ नज़र आई थी कि जिन जिन कंट्री पे बहुत लंबे अरसे से डिक्टेटरशिप चलती आ रही थी वहाँ पर लोगों ने रेबल किया और एक डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, इसमें काफ़ी सारे आपको मतलब फैक्ट्स बताए गए हैं। जैसे डेमोक्रेसी के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली 19th सेंचुरी में ये एक क्रांति जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और फिर अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें तो सीरिया में मतलब अभी के टाइम में कैसे वॉर स्टार्ट हुई उसका बैकग्राउंड जो है वो बताया गया था, जो नीतीश सर की वीडियो हम लोगों ने देखी थी। लेकिन इस वीडियो में उससे भी पहले का टाइम कि कैसे एक डिफरेंट कंट्रीज़ का इंटरेस्ट जो है वो इस कंट्री में बना। तो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेजन का कहीं ना कहीं पर हमेशा कारण यही रहा है कि आपको उस कंट्री से फ़ायदा कितना होता है। यानी कि अगर स्पेशली अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, रूट की बात की जाए, तो हर लिहाज से ज्योग्राफिकली उसकी क्या लोकेशन है, उन चीज़ों को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक आक्रमण कंट्रीज करते हैं बड़े बड़े। यार मुझे ना हमेशा एक चीज़ लगी है कि भाई जितने भी एक एलीट क्लास कह लें या अपर क्लास कह लें, जो रूलिंग क्लास जिसे हम नॉर्मली जो है वो कहते हैं, उनमें हमेशा जो है ना वो पावर के लिए जो है ना एक स्ट्रगल जो है वो रही है। बेशक वो स्ट्रगल जो है वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल से हासिल करें, बेशक वो जंग करके हासिल करें, बेशक वो कहीं दूर बैठ के उस जगह को अपनी जो है एक कॉलोनी बनाकर जो है वो रूल करते रहें।
तो मुझे जो है ना हमेशा पावर के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो होती हुई जो है वो नज़र आई हैं। अभी जैसे ऑटोमन एम्पायर की बात करें, अगर उसने भी जो है मुख्तलिफ इलाकों पर जो है कब्जा किया, अपनी हुकूमत बनाई, तो भाई उसने भी वहाँ पे लोकल जो फ्यूडल सिस्टम था या वहाँ के जो ट्राइब्स थे उन्हें जो है वो एक अथॉरिटी दे दी ताकि उसके जो है अपने बने रहें, होल्ड बने रहें वहाँ पर। इसी तरह अगर यहाँ पर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको यही चीज़, एक फ्यूडल सिस्टम जो है उस टाइम पर जो है वो नज़र आया कि ब्रिटिश सरकार तो थी लेकिन उसने अंदर एक फ्यूडल सिस्टम इस तरह का बना दिया था कि चंद लोगों के हाथ में ताकत रहे और वो उसे कंट्रोल करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि सारी गेम जो है ना वो पावर की है कि आपको जो है बस पावर चाहिए, आप कहीं पे बैठ के एक वो डॉक्यूमेंट जारी कर दो और आपकी बात जो है ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूंगी। पहले मुझे लगता था कि जैसे कल हम लोग हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान में आपको ये चीज़ नजर आती कि जैसे इन्वेजन्स हुई, डिफरेंट इन्वेडर्स आए और जिस तरीके से आगे जो चीज़ें चली अभी तक हम लोग देखते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बाकी के कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें भी जो हालात होते हैं स्टिल अभी तक जो हो रहे हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो एक मतलब पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी रुचि सबसे ज़्यादा इसी में होती है कि उनके कंट्री के हक में क्या चीज़ें सबसे बेहतर हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो चीज़ें लेकर चलते हैं। लेकिन सफ़र हमेशा लोगों को करना पड़ता है। अभी जैसे वीडियो स्टार्ट हुई तो जिस बच्ची की मतलब 4 साल की बच्ची और जो एक पिक्चर ली गई और उसके पीछे जो एक स्टोरी बताई गई, आई मीन आप इमेजिन करो तो आपको इतना दुख होता है क्योंकि हम सबके घरों में बच्चे होते हैं और आप उस चीज़ को मतलब फील करते हो कि लाइक बच्चों के दिल में क्या डर बैठ गया होगा। इतनी खूबसूरत बच्ची और मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितने बच्चों का आपने बचपन जो है वो ख़त्म कर दिया और वो इस ट्रॉमा में सारी ज़िंदगी जिएंगे, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ में भी चले जाएंगे। लेकिन ये ट्रॉमा जो है दुनिया में जहाँ जहाँ पर, मैं सिर्फ सीरिया की बात नहीं कर रही, जहाँ जहाँ पर लोगों के साथ ये चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं उनकी लाइफ में एक ट्रॉमा रहता है क्योंकि बचपन की चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी आपके माइंड से बहुत जल्दी नहीं निकलती। दूसरा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि जो देवी इश्तर की बात की गई और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो मतलब जितना स्पेशली मिडल ईस्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो मतलब वहाँ पर आपको पहले हर जगह की देवियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं कि हर जगह की एक देवी हुआ करती थी। अभी मैंने जो देवी इश्तर हैं इनकी जो आप कह लो कि एक इमेज देखी है उसमें लाइक एक देवी हैं और वो इनके पाँव में एक आप कह लो कि लाइन है। तो मतलब उससे ये पता चलता है, मतलब अगर मैं आज के टाइम से रिलेट कर पाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शेरा वाली माँ। तो मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर देखा जाए तो गॉडेस ऑफ वॉर, ब्यूटी, हंटिंग एंड लव जो है वो कहा जाता है। और इसमें देखें मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो जितना भी आपको अरब या उसके आसपास का जो है वो एरिया जो नजर आता है तो आपको एक टाइम पर जो है ना वहाँ पर जो है आइडल वर्शिप जो है वो नज़र जो है वो आती थी। और अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो ज़मीन के अंदर जो हैं वो दब चुके हुए हैं। जब वहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर नीचे से जो है वो चीज़ें जो वो निकलती रहती हैं। इसी के साथ हमें वीडियो में गुड बाय।